हाँ जी, तो आज हम चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एपी के एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब एनसीईआरटी में से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हुए, हम एक्स्ट्रा पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन एपी, इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इन एन एपी prove S12 is equal to 3 times of S8 minus S4 where Sn represent the sum of n terms, फर्स्ट n terms। ठीक है, Sn किस चीज़ को बता रहा है? सम ऑफ फर्स्ट n terms को, नॉर्मली जो हमने रूल रटा हुआ है। ठीक है, Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n terms। ठीक है, Sn का रूल क्या होता है? n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू, किसके मतलब कि इक्वल है S8 माइनस S4, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस करो और उसका 3 टाइम्स कर दो, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। ये हमें प्रूव करना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था उसने। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक सेकेंड, S12 निकाल लेते हैं। तो 12 अपॉन में 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू में डी। ना आपको a मालूम है ना आपको d मालूम है। ठीक है जी, तो इसकी कैलकुलेशन अगर ले आए आगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 12 कट जाएगा 6 पे, तो 6 आ गया। ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा? 2a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी 11d। अगर आपने 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 12a प्लस 6 इंटू 11 66d। ठीक है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स हमारा 12a प्लस 66d के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है? S8 S4 निकालना है, उसको माइनस करा के 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ऐसा करते हैं, S8 पूरा अलग से सोल्व कर लो, S4 अलग से सोल्व कर लो और फिर उन दोनों को माइनस करा के 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो S8 भी मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 अपॉन में 2a प्लस 8 माइनस 1 7d। रूल के हिसाब से यही बनेगा। ये कटने का 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 4 से ब्रैकेट जरा खोल देते हैं तो 8a प्लस 28d आ गया। ऐसे ही S4 निकाल लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। 4 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा 3d। अब 4 और 2 को काटने के बाद 2 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट खोल देंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 4a प्लस 6d। हमें क्या चीज़ प्रूव करनी थी वो जरा लिखें एक बार यहाँ पे। हमें प्रूव करना था S12 जो है वो इक्वल आएगा 3 टाइम्स किसका? S8 माइनस S4 के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने ऊपर सॉल्व कर लिया है, प्रॉपर S12 की वैल्यू ये है। ठीक है, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, ये S12 तो बना है जी 12a प्लस 66d। क्या ये इक्वल आएगा इस चीज़ के? ये मतलब कि प्रूव करना है हमें। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे 3 का 3 रहा। S8 की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 8a प्लस 28d, 8a प्लस 28d। माइनस के बाद S4 लगाना है। S4 कितना है? 4a प्लस 6d, 8a प्लस 28d। माइनस से इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का 4a और माइनस का 6d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 8a और 4a जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8a माइनस 4a आ जाएगा 4a, और 28d और माइनस का 60 कितना आ जाएगा? 22d प्लस में, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12a प्लस 66d। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड को जब मैंने खोला, यानी कि उसमें वैल्यूज़ लगा दी, तो ओवरऑल कैलकुलेशन हमारी लास्ट में कितनी आई? 12a प्लस 66d, और S12 की कैलकुलेशन भी कितनी थी? 12a प्लस 66d। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे प्रूव हो गया। देयरफॉर S12 जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 के। ये हमने बता दिया इस चीज़ को। यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि S12 तो मैंने ऊपर अलग से कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ मैं यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ।
3 टाइम्स S8 माइनस S4 को, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन भी कितनी आ गई 12A प्लस 66D, उसकी भी कैलकुलेशन कितनी आई थी 12A प्लस 66D। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला कॉपी कर लेते हैं। तो इसका तो आंसर खैर हमें मिलेगा नहीं क्योंकि ये प्रूव करने वाला पार्ट था, तो इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है जो 65 है क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा में, इन एन AP इफ S, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, S5 प्लस S7 167 के इक्वल है, S5 प्लस S7 167 के इक्वल है, और S10 कितना है 235। चलो पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। जो पहली कंडीशन है S5 रूल के हिसाब से कितना बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 - 1 4d प्लस S7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n की जगह 7 7/2 2a प्लस n-1 7 में से 1 गया 6d किसके इक्वल 167 के इक्वल। ना हमें a मालूम है ना हमें d मालूम है, तो ठीक है इतना ही लिखा जाएगा। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक तरीका तो ये है कि भाई आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में तो 2 ही है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर रूल के हिसाब से 2 ही होता है। आप इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकते हो, ये 2 खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, ये 2 खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लिख दूँ 5/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया a प्लस 2d प्लस ऐसे ही 7/2 था। कैलकुलेशन है जैसे मर्जी कर लो, कॉमन नहीं लेना चाहते तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 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 तो भी अपने आप 2 से काम बन जाएगा, वो कटते जाएंगे सारे वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके फिर कट जाएगा, तब भी ऊपर नीचे कट जाएगा, बात यही बनेगी। a प्लस 3d, 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, 5 से इसकी मल्टीप्लाई, 5 से इसकी मल्टीप्लाई, 7 से इसकी मल्टीप्लाई, 7 से इसकी मल्टीप्लाई। ब्रैकेट तो खोलने पड़ने ही है, लेकिन वहाँ पे हो गया कि मैं फ्रैक्शन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d किसके इक्वल 167 के इक्वल। अच्छा इसको आगे सॉल्व कर ले, तो 5a और 7a कितना हो जाएगा 12a, 7 और 5 12 होता है। 10d और 21d कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो 31d किसके इक्वल 167 के। कुछ कॉमन है इसमें से, नहीं समझ में आ रहा कॉमन का, तो ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको छोड़ दिया। और दूसरी कंडीशन ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपने दिया 235, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 235। S10 का मतलब n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 n-1 10 - 1 9 आएगा किसके इक्वल 235 के। 2 से 10 को काटा 5, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हो, चाहो तो 5 डायरेक्टली उधर ले जाओ क्योंकि नीचे 5 आएगा तो ये कर सकता है ना 5 से, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलने का फ़ायदा नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 235/5, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है इनमें से जो इसको 167 को काट सके, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा और है भी नहीं, ठीक है। 12 और 31 किसी के टेबल में आते नहीं है इकट्ठे, लेकिन यहाँ पे 5 से मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर बाद में मैं कॉमन लेके फिर से काटूंगा। बेटर है कि पहले से 5 कॉमन आ रहा है ना, तो उधर उस वाले नंबर को इक्वल के दूसरे वाले साइड वाले नंबर को ये 5 काट सकता है, तो मैं स्टेप को ऐसे ले सकता हूँ, आगे वाला स्टेप 47, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47, इक्वेशन नंबर 2। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, नीचे ही करा देता हूँ, चलो सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो यानी कि 2 बारी हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर सम दे रखा हो तो भी मैं a और d निकाल लूँगा, या किसी AP के अंदर मुझे 2 टर्म्स दे देगा तो भी मैं a और d निकाल लूँगा, और अगर किसी AP के अंदर 2 बारी कुछ टर्म्स का सम हमें दे देगा तो भी मैं a और d निकाल सकता हूँ। तो कितना हो गया 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, चैप्टर 3 का काम यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि ऐसे पेपर में मतलब किया ना आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे कौन सा मैं मेथड लगा रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो कैसे करें बताओ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों
ए वाली टर्म्स बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 6 से, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी और दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराया, छः 24 और 4 28, ठीक है 282। अब यहाँ पे क्या होने वाला है जी, ये एलिमिनेट कब होंगी, जब नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करा देंगे। अब ये माइनस में आएगा तभी होगा ऐसा, ये कटेंगे तभी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गए कितना होता है 5, और 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 माइनस से माइनस कट गया। टी की वैल्यू आ गई 115 अपॉन में 23। क्या 5 के टेबल में ये आता है, मतलब कि 23 के टेबल में 5 पे 115 आता है, लग रहा है ना कुछ, हाँ आता है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब डी की वैल्यू पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 2 में लगा देता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन थोड़ी छोटी लग रही है। तो 2a + 9 और डी की जगह पे 5, 2a इज इक्वल टू 47, 9 इंटू 5 45, 45 उधर जाके माइनस कितना आ जाएगा 2, और a की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 अपॉन में 2, कटने के बाद 1। तो a मुझे मिल गया 1, d मुझे मिल गया 5। अब आप कुछ भी पूछ लो आगे। तो फाइंड द AP, एक तो AP निकालना है, वेयर SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ये तो होता ही है, तो ये नहीं पढ़ता तो भी चलता। तो मुझे अब क्या निकालना है, AP निकालना है, तो AP निकाल लेते हैं। AP के लिए A चाहिए होता है, D चाहिए होता है, A भी मिल गया, D भी मिल गया, अब AP लिख लेते हैं। तो देयरफॉर जो AP बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म आ गई 1, डिफरेंस आया था 5, इसके अंदर 5 प्लस कर दो, फिर इसके अंदर फिर 5 प्लस कर दो, और इस तरीके से हमारा AP बन जाएगा। मैं आंसर चेक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65, बड़ा नीचे चला गया भाई। क्या आंसर नहीं दिया, आंसर है हिंट्स दे रखे हैं, तो उसका आंसर क्यों नहीं दिया, हिंट ही दिया हुआ है 65 का। वो कह रहा है इस तरीके से कर लेना, सॉल्व लाइक इन क्वेश्चन नंबर 53। तो अब हमें क्या मालूम 53 में क्या कराया हुआ आपने, आंसर तो देना चाहिए था ना। चलो कोई नहीं, हमारा आंसर ठीक है। अब इसमें से कौन सा करें पहले, चलो एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, फोर्थ टर्म किसी AP की 0 है, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ द AP, मतलब कि एक AP जिसकी फोर्थ टर्म 0 हो, और 24th टर्म हमें प्रूव करना है कि 25th टर्म जो है 25th टर्म जो है किसके इक्वलाइज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। यही चीज़ हो गया ना, 3 टाइम किसके 3 टाइम्स के इक्वल है, उसकी 11th टर्म के, ठीक है। तो अगर फोर्थ टर्म 0 है तो इससे मुझे क्या हासिल होता है, दे रहे ना, यही तो कंडीशन हमारे को दे रखी है। आपने तो सिर्फ इतना दिया है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले इससे देखें हमें क्या मिलता है। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A + 3D, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आती है -3D, तो A की जगह पे मैं -3D लिख सकता हूँ, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ प्रूव करनी है, 25th टर्म किसके इक्वल 3 टाइम इट्स 11th टर्म, तो पहले मैं 25th टर्म निकालता हूँ। 25th टर्म बनेगी A + 24D, A + 24, और D की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं A की जगह पे क्या लिख सकता हूँ -3D, तो A की जगह पे मैं -3D डाल देता हूँ, और 24D का 24D। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा
तो मुझे मिल जाएगा 21D। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ 11th टर्म का 3 टाइम्स किसका, 11th टर्म का। तो 11th टर्म आएगी a प्लस 10D। ए की वैल्यू लगानी है, 3 का तो 3 रहेगा, 3 टाइम्स करना है 11th टर्म का, तो 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। और जो 11th टर्म है उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ए की जगह पे कितना आएगा, माइनस का 3D प्लस का 10D। 3 इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आता है भाई, 7D, और इसको सॉल्व करूँगा तो 21D। दोनों का आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 21D। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि 25th टर्म 3 टाइम्स है 11th टर्म के। ठीक है जी, जिसके अंदर 4th टर्म अगर 0 दे रखी होगी आपने तो आसान था, कुछ था नहीं इसके अंदर खास। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का नहीं है। फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। चलो करा देता हूँ फिर भी। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने दिया हुआ है कि 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। 17 टर्म्स का सम 289 है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलने वाली है मुझे एओडी में, और एलिमिनेशन मेथड भी लगेगा। एओडी पता चल जाएगा तो हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। एस एन का रूल लगा रहा हूँ। एस एन क्या होता है, एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह पे 7, ना मुझे a मालूम है ना मुझे d मालूम है, सिर्फ n की जगह पे 7 लगा दो, a को छोड़ दो d को छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, S7 मतलब आपके हिसाब से क्या बनने वाला है, रूल के हिसाब से 7 अपॉन में 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, और ये किसके इक्वल है, 49 के। आपने ये तो दे रखा है S7 की वैल्यू 49 के इक्वल है। ठीक है, ज़रा मैं इसको एक स्टेप आगे और बढ़ा लेता हूँ, कि एक काम करता हूँ कि ये वाला 2 ख़त्म करने के लिए इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2, तो 7 अपॉन में 2 इंटू 2 और a प्लस 3d, यानी कि जब इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो दोनों टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मैंने वही कर दिया। और ये वाला 7 अगले स्टेप में क्या होगा, मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, तो a प्लस 3d किसके इक्वल आ जाएगा, 49 अपॉन 7। 7 से कटने के बाद यहाँ 7 आ जाएगा, तो यानी कि a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब ये मैंने कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करी है, आप चाहते तो 7 अपॉन 2 की इससे मल्टीप्लाई, 7 अपॉन 2 की इससे मल्टीप्लाई, फिर अपने आप ये चीज़ हैंडल हो जाती, लेकिन उसके अंदर आपके 7 से मल्टीप्लाई हो चुकी होती, आप वापस से 7 कॉमन लेते, फिर अगले स्टेप में डिवाइड कराते, तो 2-3 स्टेप आपके बढ़ जाते। आप ऐसे समझ पाते तो ठीक है, नहीं तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे कि 7 अपॉन 2 की इस स्टेप के बाद वाली कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, ऐसे कर देते 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 49। अच्छा फिर क्या होता, 2 से 2 कट जाता, इस 2 से d कट, ये वाला 6 कट जाता 3 पे, तो आप कितना लिखते 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 49। फिर आप कहते हैं जी इनमें से कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। ठीक है, यहाँ तो तीनों में से कॉमन देख लो, तीनों में से कॉमन है तो वो चीज़ अगले स्टेप में खत्म हो जाएगी जो कॉमन ली होगी, और अगर आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो वो अगले स्टेप में 49 के अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन में से जब मैं कॉमन ले रहा हूँ कुछ, इक्वेशन में से जब मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब है इक्वल के इधर भी और इक्वल के उधर भी वो वैल्यू मैं कॉमन ले रहा हूँ, उससे डिवाइड करा दूंगा, और जो चीज़ कॉमन होगी वो चीज़ अगले स्टेप के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने मतलब 7 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, हर एक टर्म को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, वही चीज़ बनी ना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे करें, नहीं तो वो कॉमन लेके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। S17 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे भी n की जगह पे 17 लग जाएगा, ना मुझे a मालूम ना मुझे d मालूम, तो 17 अपॉन में 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 17 अपॉन में 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d किसके इक्वल, 289 अपॉन में 17, ये वाला 17 इधर आके डिवाइड में चला गया, 17 के टेबल में 17 पे ही 289 आता है, यानी कि 17 का उसके 289 है। मुझे लगता है सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में किया है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दूंगा एलिमिनेशन मेथड से। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7,
a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17। क्या करूं, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत, क्योंकि ए तो वैसे ही सेम है, बस साइन चेंज करो, यानी कि माइनस करा दो दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन में से, ताकि ए वाली टर्म्स कट सके। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 5d और यहाँ पे आ गया माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी कि 2, और d की जो वैल्यू 2 आई है, इक्वेशन किसी में भी लगा दो। कौन सी इक्वेशन आसान लग रही है, पहली इक्वेशन आसान लग रही है, पहले में लगा देता हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा यानी कि 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। a पता चल गया, d आपको पता चल गया। क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn का फॉर्मूला जो है वो a और d की वैल्यू लगाने के बाद क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो लगा देंगे यहाँ पे 1। डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है ऊपर 2, वो लगा देंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन क्या आएगी, n/2, 2 का 2 रहा, 2 इंटू 1 2, n-1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2 की n से मल्टीप्लाई 2n, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कट गया, n इंटू n, n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जिसमें पहली 7 टर्म्स का सम 49 आया और 17 टर्म्स का सम 289 आया, तो वहाँ पे Sn की वैल्यू कितनी बन जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगी। यानी कि सम ऑफ जितनी भी टर्म्स का आप निकालना चाहते हो सम, उसकी पावर 2 कर दो। जैसे कि सम ऑफ 5 टर्म्स निकालने को मैं बोलूँ तो आप कर देंगे 5 का स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर 25। अब मुझे a और d लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स पूछेंगे इस AP के लिए, जहाँ पे 7 टर्म्स का सम 49 था, 17 टर्म्स का सम 289 था, उस AP की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये वाला रूल काम करेगा। यानी कि वो मैंने निकाल लिया, इसका सम का एक जनरल रूल बना लिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि Sn, n पे जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसी की पावर 2 उसका आंसर बनेगा। S6 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे लगेगा भाई, इसी क्वेश्चन पे चलेगा। हर एक क्वेश्चन पे Sn का रूल मत बना देना, कहने के कहीं सर ने लिखवाया था कि अब Sn का नया रूल बन गया, नहीं, इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो मैं एक तो आंसर इसका चेक करा देता हूँ अभी फ़िलहाल, मैं अगला क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, फिर मैं आंसर आपको चेक करा देता हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 63। में कितना आ रहा है, इन्होंने आंसर तो दिए नहीं है। इन्होंने कहा कि S7 49, S17 289, ये तो क्वेश्चन का पार्ट था। सॉल्व जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 53। आंसर कहाँ पे है, आंसर कहाँ देखो कि आगे दे रखे है क्या इन्होंने आंसर, नहीं पता नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने कॉपी तो कर ही लिया है। तो पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT के क्वेश्चन अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन ढंग से कर रखे हैं, एग्जाम्पल्स कर लिए, तो भी ठीक है, काम कर सकते हो आप, लेकिन ढंग से मतलब तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 2013 में पूछा गया और आगे भी पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर प्लस 3n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स 5n स्क्वायर प्लस 3n के इक्वल है। इफ द mth टर्म या mth टर्म is 168, find the value of m, also find the 20th term of the AP। चलो ये बात की बात है, ये भी बात की बात है। पहले हम इसी पे काम करते हैं कि ये क्या चीज़ दे रखी थी आपने। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपने ये दे रखा है, यानी कि जैसे मैंने अभी ऊपर ये वाला कैलकुलेशन करी ना कि Sn इस वाले क्वेश्चन के लिए जिसमें मैंने ये कैलकुलेशन करी है, वहाँ पे कितना बना था, n स्क्वायर के इक्वल बना था। ऐसे किसी और AP के अंदर सम ऑफ n टर्म्स इस तरीके से बना 5n स्क्वायर प्लस 3n, यानी कि a की वैल्यू और d की वैल्यू लगाने के बाद जब कैलकुलेशन हमने कर ली थी तो वहाँ पे बन गया था 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि अब मुझे अब a और d ढूंढना पड़ेगा इसमें से। तो ठीक है जी, S1 लगाएंगे तो मतलब ये बताएगा सम ऑफ वन टर्म को। सम ऑफ वन टर्म मतलब वो a ही हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा। तो n की जगह पे मैं 1 लगा देता हूँ।
तो ये आ जाएगा 5 + 3 8। ये कैलकुलेशन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, 3 × 1 3, 5 और 3 8। ठीक है, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। ठीक है, तो n की जगह पे मतलब मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन NCERT ये वाला ही सेम भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन उसके जैसा तो है ही। n की जगह पे 2 लगा दिया। 2 × 2 4, 4 × 5 20, 3 × 2 6 26। ठीक है, तो देखो S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यही मतलब ना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम ऐसे लिख सकते हो, और सम ऑफ वन टर्म मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 8 आ चुकी है, तो फर्स्ट टर्म की जगह पे मैं कितना लगा सकता हूँ, 8 लगा सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 लगा दिया, प्लस E2 सेकेंड टर्म। टोटल कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 26 के इक्वल। तो सेकेंड टर्म मुझे कितना मिल जाएगा, 26 माइनस में 8 यानी कि 18। तो सेकेंड टर्म कितना मिल गया मुझे, 18। अगर मैं AP लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट टर्म कितना है 8, ये रही फर्स्ट टर्म, और ये रही सेकेंड टर्म। ठीक है, थोड़ा सा मैं शेडिंग करके दिखा देता हूँ आपको कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मैंने यहाँ लगाई है, तो ये समझ में आना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म 8 और सेकेंड टर्म 18। ठीक है, इस तरीके से AP बन गया हमारा। ओके, तो सीधी सी बात यह है कि फर्स्ट टर्म 8 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 माइनस 8, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 10। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई 10, और फर्स्ट टर्म कितना है 8। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब क्या पूछते हो आप हमसे, उसकी mth टर्म जो है ना वो 168 है, यानी कि इसी AP के अंदर कहीं जाके mth टर्म यानी कि m पोजीशन पे जो टर्म बन रही है, जैसे नॉर्मली हमने उसको n पोजीशन वाला रूल के हिसाब से याद रखा हुआ है, nth टर्म, यहाँ पे उन्होंने mth टर्म दे दिया। pth टर्म भी दे सकते हैं, qth टर्म भी दे सकते हैं, अभी वो क्वेश्चन भी मैंने कराने हैं आपको बढ़िया वाले। ठीक है, तो यहाँ पे m जगह पे, m वाली जगह पे जो टर्म बन रही है वो बन रही है 168 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो mth टर्म है वो है 168। ठीक है, तो आप mth टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसी तो कर दोगे भाई। आपको 10th टर्म निकालने को बोलते थे तो आप क्या करते थे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आपको 12th टर्म निकालने को बोलेंगे तो आप क्या करोगे, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अगले स्टेप में बन जाएगा a प्लस 11d। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका तो यही होगा ना। अब m में से 1 को तो मैं माइनस करके नहीं लिख सकता ना, इसलिए m माइनस 1 दिखाना पड़ेगा। हाँ, 12 में से मैं 1 माइनस कर सकता था तो डायरेक्टली मैंने 11d लिख सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं चलेगी वो बात। a प्लस पूरा प्रॉपर रूल, m nth टर्म वाला रूल, n की जगह पे m लगा दिया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल, 168 के इक्वल। तो देखें क्या होगा इसके आगे, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 10, ऊपर से कॉपी कर ली, यानी कि पुट कर दी यहाँ पे। a की वैल्यू को 8 लगा दिया और d की वैल्यू को 10 लगाना था, लगा दिया। उसी AP की बात कर रहा है ना। तो m माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168 माइनस 8 और अपॉन में 10, यही समझाया हुआ है। ये वाली वैल्यू इधर आके साइन चेंज कर देगी और ये 10 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आके डिवाइड कर देगा। एक ही स्टेप में कैलकुलेशन, 168 में से 8 जाएगा तो 160, 10 से डिवाइड करेंगे 16, तो m माइनस 1 की वैल्यू आ गई 16, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 प्लस 1 यानी कि 17। तो जो कौन सी पोजीशन की टर्म इसके अंदर 168 बन रही है, 17th पोजीशन की टर्म, यानी कि 17th टर्म इज 168। तो m की वैल्यू कितनी है, 17। ठीक है, बस हमें m पूछा गया था यहाँ पे तो वो निकाल दिया हमने। और क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात है ही नहीं हमारे लिए, 20th टर्म अब मैं बड़े नाम से निकाल सकता हूँ। a20 निकालना है तो ये तो सीधा सीधा a प्लस 19d बन जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 1 में 19 लिख सकता हूँ, लेकिन m माइनस 1 ही लिखना पड़ना था पहले वाले जो पार्ट अभी मैंने समझाया। a की जगह पे 8 और d की जगह पे 10, तो 8 प्लस 190 यानी कि 198। तो 20th टर्म इज 198 और m की वैल्यू 17। अगर ये इन्होंने आंसर दे रखा है इसका तो मिल जाना चाहिए हमें ये 62।
ये रहा m की वैल्यू 17 और 28 टर्म 198। चलो किसी क्वेश्चन का तो आंसर इन्होंने दिया। ये हो गया 61, क्वेश्चन नंबर 61। इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक एपी जिसके अंदर 50 टर्म है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है, समझने के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 टर्म है टोटल, ठीक है। अब इसके अंदर बोला था सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, जो स्टार्टिंग की 10 टर्म्स हैं, यानी कि A10 मानो यहाँ बनता है, तो इन वाली सारी टर्म्स का सम A10 का वो कितना आ रहा है 210, ठीक है। एंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। यहाँ से पीछे से 10 टर्म ले लो, ये हो गई लास्ट 15 टर्म्स। इनका जो सम है, इनको जो प्लस करता हूँ तो वो कितना आता है 2565, ठीक है। और स्टार्टिंग की जो टर्म्स हैं उनका सम कितना आता है 210। तो क्या करें इसके लिए, अगर हम नॉर्मल कुछ समझें तो टोटल 50 टर्म थी, टोटल तो थी हमारे पास 50 टर्म थी, 50 टर्म्स थी। स्टार्टिंग की 10 टर्म्स ये हो गई मानो, और लास्ट की 15 टर्म्स, लास्ट की 15 टर्म्स मतलब लास्ट की 15 टर्म मतलब लास्ट की 15 टर्म्स, ये 15 टर्म्स हो गई, ये 10 टर्म्स हो गई। तो इसमें क्या हम बता सकते हैं भाई, स्टार्टिंग की 10 टर्म्स के लिए तो हमारे को पता है कि S10 का रूल लगा देंगे वो, क्योंकि रूल के हिसाब से होता है कि स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का लास्ट वाली कुछ टर्म्स का सम निकालना है, या तो फिर मैं एपी को रिवर्स एपी के हिसाब से दिखाऊं कि रिवर्स एपी बना लूँ, वहाँ पे कुछ काम करूँ। लेकिन रिवर्स एपी भी बनेगा तो बनेगा कैसे, क्योंकि डिफरेंस तो मुझे इसके अंदर मालूम ही नहीं है। सीधे ही उन्होंने कहा कि 50 टर्म है और शुरू की 10 टर्म का सम 210 आ रहा है, तो यहाँ से मुझे इतनी सी इन्फॉर्मेशन था कि भाई स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का सम 210 है, तो इससे मुझे ना तो ए मिल सकता है ना मुझे इससे डी मिल सकता है। जब तक मुझे डी नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे वाले यानी कि रिवर्स एपी नहीं बना पाऊंगा कि लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी और उससे पहले वाली ठीक क्या बनेगी, तो यानी कि वो रिवर्स एपी वाला काम मैं कर नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा लास्ट की 15 टर्म्स अगर मैं निकाल दूँ तो स्टार्टिंग से कितनी टर्म्स बचेंगी यहाँ पे, अगर मैं एक एपी की 50 टर्म्स थी, टोटल 50 टर्म्स थी, लास्ट वाली 15 टर्म्स को निकाल दूँ तो स्टार्टिंग की कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 50 में से 15 माइनस कर दो ना, 50 में से 15 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो आगे वाली 35 टर्म अगर टोटल 50 टर्म में से मैं हटा दूं, टोटल 50 टर्म के सम में से स्टार्टिंग की 35 वाली टर्म, जितनी भी 35 टर्म्स थी उनको मैं निकाल दूं, तो लास्ट की 15 टर्म्स का ही सम तो बचेगा। देखो इस चीज को मैं कैसे बता रहा हूं, दोबारा से बताता हूं। ये टोटल 50 टर्म्स है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये हैं लास्ट की 15 टर्म्स, इतनी है लास्ट की 15 टर्म्स, ये येलो शेड जिस पे कर रहा हूँ, ये लास्ट की 15 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताना जरा, आगे वाली ये जितनी भी ऑरेंज वाली टर्म्स हैं ये कितनी होंगी, ऑरेंज वाली टर्म्स कितनी होंगी काउंट के हिसाब से, ये टोटल 50 है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 है, ठीक है, और ये सारी की सारी मिला के 50 हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 50 में से 15 माइनस कर दो, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये 35 टर्म्स होंगी, ये 35 टर्म्स होंगी, ये 15 टर्म्स होंगी। अब इनको प्लस करा लो, 50 ही बन रहा है ना, तो आगे वाली कितनी टर्म्स होंगी 35 टर्म्स। तो मैंने कि लास्ट की जो 15 टर्म्स निकालनी है या 15 टर्म्स का जो सम निकालना है, मैं ऐसे करूँ टोटल 50 टर्म का सम निकाल लूँ, पहले ये सारी की सारी प्लस कर लूँ कितनी होंगी, और उसमें से स्टार्टिंग की ये ऑरेंज वाली टर्म्स माइनस कर दूँ, 35 टर्म माइनस कर दूँ, तो लास्ट वाले 15 टर्म्स का सम पता चल जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग की 10 टर्म्स के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि रूल के हिसाब से जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हैं वो एसएन का रूल काम कर जाएगा। लेकिन लास्ट की 15 टर्म्स निकालने के लिए मैं ये नहीं लिख सकता S15,
S15 का मतलब स्टार्टिंग की 15 टर्म्स निकलेंगी, लास्ट की 15 नहीं निकलेंगी। तो लास्ट की 15 यानी कि ये येलो वाला पार्ट निकालने के लिए मुझे एक ट्रिक लगानी पड़ी कि जो रूल कहता है एसएन का, वो स्टार्टिंग से सारी टर्म्स का सम निकालने का रूल है, पीछे से नहीं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही रूल के हिसाब से काम करना शुरू करा कि अच्छा स्टार्टिंग की 50 टर्म निकालने का रूल हमारे को मालूम है, वही एस एन वाला रूल काम करेगा S50। ठीक है, स्टार्टिंग की 15 टर्म्स का सम S35, तो S50 में से S35 निकाल दूं तो लास्ट की 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझनी थी यहाँ पे। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी कि जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 10 टर्म्स हैं वो 210 दे रखा है, S10 दे रखा है 210, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, तो इसके लिए मैं ये नहीं लिख सकता S15, ये नहीं लिख सकता, इसको ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने वो रफली थोड़ा सा आइडिया लगाया इस तरीके से जो आपको मैंने समझाया। तो मैंने ये करा कि लास्ट 15 टर्म्स का सम मैं ऐसे लिखा सकता हूँ, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ जी, कर लो, बना लो। ठीक, नहीं नहीं वही बोल। तो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स मैंने लिख दिया, सम ऑफ 50 टर्म्स माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स। शुरू से 50 टर्म और शुरू से 35 टर्म को माइनस कर दो, जो बचेगा वो लास्ट की 15 टर्म्स बचेगा। आपको इस वाले ऊपर वाले डायग्राम से बात समझ में आ जाएगी। तो S10 का रूल लगाते हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन तो यहाँ से मिलेगी, यानी कि n/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210, 2 से 10 को काटा 5 पे, और 2a प्लस 9d किसके इक्वल आ जाएगा, 210/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए जो लास्ट 15 टर्म्स का सम है वो हमें कितना दिया हुआ है, पहले मैं वो यहाँ लिख देता हूँ कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज 2565। ये मैं लिख कैसे सकता हूँ कि 50 टर्म में से 35 टर्म का सम माइनस कर दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2565 के इक्वल आएगा। तो सम ऑफ 50 टर्म्स n/2 2a प्लस 49d हो जाएगा। फिर माइनस के बाद, क्योंकि माइनस के बाद S35 पूरा रूल लगाना पड़ेगा, और उसमें जो भी टर्म्स आएंगी उसका आखिर में साइन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि माइनस के बाद लिखी जा रही है। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ और उसके अंदर सारी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 34d 2565 के इक्वल। अब कैसे करें कैलकुलेशन, दो तरीके, या तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कराते जाओ या 2 कॉमन ले लो। 2 तो कॉमन है नहीं, क्योंकि 50 माइनस 149d आया था, तो ये दिक्कत दे रहा, बाकी सब तो काम हो जाता। तो ऐसा करता हूँ, देखो इसके भी नीचे 2 है और इसके भी नीचे 2 है, यानी कि एक पूरा ब्रैकेट ये बन रहा है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक पूरा ब्रैकेट ये बन रहा है, इस अंदर ही ये 35.2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, नीचे वाला 2 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों तरफ से आ रहा है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ऐसे बचेगा 50 2a प्लस 49d और माइनस 35 2a प्लस 34d, और किसके इक्वल 2565 के। तो ये 2 नीचे से ख़त्म कर दिया अभी फ़िलहाल, बाद में देख लेंगे अगर कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो अंदर कैलकुलेशन में से 2 कॉमन ले लेगा तो उस टाइम काट देंगे, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो पा रहा है इसका। तो 50 और 2 की मल्टीप्लाई 100, 50 और 49 की मल्टीप्लाई, बड़ी कैलकुलेशन आ गई, 2450d माइनस 35 इंटू 2 70a, और माइनस प्लस माइनस 35 और 34 की मल्टीप्लाई कैलकुलेटर, 35 इंटू 34 ये आता है 1190 1190। ठीक है जी, क्या होगा अगला स्टेप, 1/2 का 1/2 रहा, और a वाली टर्म्स को सॉल्व करूंगा तो 100a माइनस 70a कितना आ जाएगा 30a, और d वाली टर्म्स को सॉल्व करूंगा, यहाँ पे d था 1190d था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा ये प्लस का 2450 माइनस करना था यहाँ पे 2450 2450
तो ये आता है 1260, 1260, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आपकी जो अंदर अब ब्रैकेट में टर्म्स बची उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, इनकी 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, टू और 2 कट गया, तो मेरे पास आ गया 15a इज इक्वल टू 2565, 630 उधर आके माइनस 15a इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 6 गया 9 और 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1935 अपॉन में 15। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर लूँ, 1935 को डिवाइड कर लेता हूँ मैं 15 से, तो आता है 129। तो a की वैल्यू 129 आ गई, ठीक है। चाहिए क्या था एक बार देख लें, AP निकालना था, तो AP के अंदर फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 129। पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं ये ना आगे कैलकुलेशन करते जाएं और बाद में चले आंसर ही गलत आ रहा है हमारा, यानी कि 61 का आंसर। अगर इन्होंने दे रखा है तो आंसर ही नहीं दे रखे यार इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करा है इन्होंने। अच्छा 61 सॉल्व 1 एंड 2, तो D इतना मिलता है और A इतना मिलता है, यानी कि A की वैल्यू हमारी गलत आ रही है। कहाँ से गलत आ रही है एक मिनट देखें, 15A प्लस 630D 2565 के इक्वल। अच्छा, गलती कर दी यहाँ पे, ये दूसरी बार भी प्लस माइनस करके यहाँ पे D नहीं लिखा, देखा वही तो गड़बड़ हो रही है। D लिखा ही नहीं है तो काम कैसे होगा, यहाँ D नहीं लिखा था, 2 तो कॉमन आना ही था, चलो 15A प्लस 630D भी आना था साथ में, वो नहीं लिखा था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये रही येलो वाली, और सेकंड इक्वेशन ये ब्लू वाली बनी है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 2A प्लस 9D 42 के इक्वल इक्वेशन 1, 15A प्लस 630D 2565 के इक्वल इक्वेशन नंबर 2। कैलकुलेशन बड़ी आने वाली है। अब मैं इक्वेशन 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि A वाली टर्म्स बराबर हो जाए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30A और 15 इंटू 9 कितना होता है 135, और 42 इंटू 15 कितना होता है 15 दूनी 30, 3 15 और 4 की मल्टीप्लाई 60 और 3 63, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है 30A प्लस कितना आ जाएगा 760, 3 और 3 6 और 6 और 6 12 D, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 6 और 6 12 और 1 13, 5 और 5 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5। साइन चेंज, ए वाली टर्म्स को एलिमिनेट करना था इसलिए यहाँ पे 8 बराबर तो हो गया, लेकिन एक का साइन प्लस का एक का माइनस का, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। आगे क्या कैलकुलेशन आने वाली है, माइनस का आएगा, मैं ऐसा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्लस माइनस हो नहीं पा रही है। 1260 और 135, 1260 135 माइनस करना था, तो ये आया 1125, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 5 और 4, टी आया, ये माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4500 और 1125, 4500 1125 से डिवाइड करा तो कितना आया 4, शायद उनका 4 ही आ रहा था वहाँ पे, इससे इसको काटा तो 4 पे जा रहा है, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी आसान है 1, फर्स्ट इक्वेशन है 2A
प्लस 9d इज इक्वल टू 42। 2a का 2a रहा, d की जगह पे 4 लगाया, 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a 3 आ गया और d 4 आ गया। अब मुझे क्या करना था, AP निकालना था, लिखना क्या था, AP लिखना था ना, तो बस AP लिख लेंगे। देयरफॉर जो AP बनेगा स्टार्टिंग होगी 3 से और 4 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, आसान था। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं हो जाएगी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अच्छा, आंसर 1 मिनट दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये रहा D4 A3, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको कौन सा है। ये तो आसान है, 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हो। अब इतने क्वेश्चन कराती हो, उसके बाद ये ट्राई कर सकते हो तुम। बाकी तो अब आसान ही है, सब कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57। The sum of first 7 terms of an AP is 63। S7 की वैल्यू कितनी है 63। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 63। अच्छा, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, अब ये देखो बात क्या है। ये मानो कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है, ये 7 टर्म यहाँ पे आई और ये इन सब का सम हो गया। 7 टर्म अगर यहाँ तक है, A7 यहाँ तक है, तो इन सबको अगर मैं जोड़ लूँगा तो कितना आ जाएगा S7 आ जाएगा। तो ये तो दे रखा है S7 63, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोले, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स। अब इसके आगे 7 और प्लस कर आगे काउंट कर ली, ठीक है। तो इन 7 को जब जोड़ा तो कितना आया 161। तो वही है कि रूल के हिसाब से तो मुझे स्टार्टिंग से टर्म्स का सम पता होता है, बीच में से उठ के नहीं बता सकता मैं। यहाँ से यहाँ तक का सम कैसे कैलकुलेशन करूँगा। तो अगर ये स्टार्टिंग की 7 टर्म्स थी, 7 के आगे फिर 7 टर्म्स का सम हमें बता रखा है, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई 14 टर्म्स हो गई ना। यहाँ पे A14 हो गया एक तरीके से। अगर अगली 7 टर्म लेनी है, 7 के बाद और 7 टर्म लेनी है आगे, तो टोटल मिला के कितनी टर्म्स हो गई 14 हो गई ना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 14 टर्म्स और यहाँ से यहाँ तक हो गई 7 टर्म्स। अगर मुझे अगली 7 टर्म्स का सम दे रखा है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि टोटल 14 टर्म्स में से पहली वाली 7 टर्म हटा दूँ। ये टोटल जितनी भी टर्म्स थी, कितनी थी 14 टर्म्स। ये जितनी भी टर्म्स है, ये सारी की सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है 14 टर्म्स। ये हो जाएगा सम ऑफ 14 टर्म्स S14। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये हो गया S14। S14 में से अगर मैं ये स्टार्टिंग की 7 टर्म्स का सम यानी कि ब्लू वाला पार्ट हटा दूं, यानी कि इतना पार्ट हटा दूं, तो जो बचेगा वो येलो के इक्वली बचेगा ना। और येलो वाला पार्ट क्या था, नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम था। तो यहाँ पे हमें को दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, वो तो दे रखा है 63। ये तो यही वाली बात हो गई, ठीक है, S7 की वैल्यू। लेकिन जो सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स था, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, वो आपने दे रखा है 161। तो इसके लिए मैं ये नहीं लिख सकता S7, तो ये तो वो 7 टर्म्स को ही बता रहा है। अब बीच में से कुछ टर्म्स का सम निकालना है, तो मेरे को स्टार्टिंग से आखिर तक पता होना चाहिए कितनी टर्म्स हैं। उसमें से पहले वाली जितनी टर्म्स छूट गई वो माइनस करा दो, सीधी सी बात है। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हटा दो
तो वो सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स के सम के इक्वल होगा। वो मैंने आपको थोड़ा सा कलर के हिसाब से बता दिया कि ऑरेंज कलर जो था वो बता रहा था टोटल 14 टर्म्स का सम, इसमें से फर्स्ट 7 टर्म्स जो ब्लू वाला कलर वाला पार्ट था वो हटा दूं तो येलो वाला पार्ट ही बचेगा, यानी कि नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम आएगा। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि टोटल 14 टर्म्स में से स्टार्टिंग की 7 टर्म्स को माइनस करा दिया। तो ये अभी पहले वाले क्वेश्चन के जैसे जहां हमने अभी करा था ये क्वेश्चन। तो S14 का मतलब कितना आएगा और S7 का मतलब कितना आएगा। तो देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी आसान बनती है। कैसे, S7 की वैल्यू कितनी है 63, तो यहाँ पे S7 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ 63 लगा सकता हूँ ना। तो S14 माइनस 63 इज इक्वल टू 161। क्यों जी, क्योंकि S7 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है 63 है, तो मैंने S7 की जगह 63 लगा दिया। S14 कितना आ जाएगा, माइनस का 63 हो जाके प्लस का हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स कितना आ जाएगा, इसका सम यानी कि 6 3 और 1 4, 6 और 6 12, 1 और 1 2। ठीक है, आप समझ भी जाओगे। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है आपको 63। ठीक है, इससे अगली वाली 7 टर्म्स का सम दे रखा है 161। तो यानी कि इसको और इसको जोड़ लोगे तो टोटल 14 टर्म्स का सम नहीं आ जाएगा तुम्हारे पास, हाँ आ जाएगा। यानी कि 161 और 63 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। तो मैंने वो लिख के बता दिया आपको, वो वहाँ डायग्राम पे भी समझा दिया। तो मेरे पास दो Sn की वैल्यूज पता चल गई, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स भी पता चल गया, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स भी पता चल गया। अब इससे मुझे ए और डी मिल जाएगा। Sn का रूल दो जगह लगना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दो इक्वेशन मिलेगी, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए करते हैं। 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 63, 2 कॉमन, a प्लस 3d 63 के इक्वल, 2 से 2 कट गया। a प्लस 3d किसके इक्वल, 63/7, 7 से 63 को जब काटेंगे तो 9 आएगा। तो a प्लस 3d किसके इक्वल आ गया, 9 के। ये 7 यहाँ क्यों आया, समझ में आता होगा आपको। यहाँ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाती है। S14 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि n की जगह पे 14 लगाना है। 14/2 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 to 4, 2a प्लस 13d किसके इक्वल, 2 to 4/7। अगर ये इससे कट जाए तो बिल्कुल कट गया। 2a प्लस 13d 32 के इक्वल। इक्वेशन 2, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, चैप्टर 3 का यूज़। a प्लस 3d 9 के इक्वल, 2a प्लस 13d 32 के इक्वल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a वाली टर्म्स को अगर इक्वल करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने समझ में आ रहा है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो बन गया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। साइन चेंज, टर्म्स कैंसिल। ये वाली टर्म्स को सॉल्व करूंगा तो d वाली टर्म्स को तो कितना आ जाएगा, 7d आएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का। अब 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, माइनस से माइनस कट गया। d की वैल्यू 14/7, कटने के बाद आ गया 2। d कितना आ गया 2, और इसको मैं पुट कर रहा हूँ आसान वाली इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस 3d की जगह पे 2, 9 के इक्वल। इक्वेशन 1 में d की जगह पे मैंने 2 लगा दिया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 3 × 2 6, उधर जाके -3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, d की वैल्यू कितनी आई थी 2। क्या चाहिए था जी, फाइंड द 28th टर्म। 28th टर्म फाइंड करना है, यानी कि a प्लस 27d। a भी नहीं पता था पहले, d भी नहीं पता था, इसलिए कर नहीं सकते थे। अब कर लेंगे, a पता चल गया, d पता चल गया। 3 प्लस 27 और d की जगह पे 2। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर भी 57। ठीक है, 57 क्वेश्चन नंबर का आंसर 57 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारा भी यही आ रहा है।
तो आप इतने को प्रैक्टिस कर लो पहले, फिर आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। जितने क्वेश्चन आज कराए हैं उनको रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, समझो क्या हुआ है। और अगली क्लास में मैं उसके और भी हैवी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, बाय बाय।